दोस्तों, आप लोगों में से 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हॉरर टीवी को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द बेस्ट वन हॉरर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ काकुड़ा का दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना तो चैनल में जाकर सुन लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रतौड़ी से 23 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक गांव, जिस गांव को 50 साल पहले ही खाली करके सभी गांव वाले वहां से चले गए थे। आज उसी गांव के एक घर में शिवराज और शुभांशु फंसे हुए हैं। उनका तीसरा दोस्त वीरू उस घर के बाहर बेहोश पड़ा है या मर चुका है, पता नहीं, पर वो तीनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये बात 100% सच है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। उस घर के आंगन में फंसे हुए शिवराज और शुभांशु वीरू के लिए चिंतित हैं। भाई अब क्या करें, कहीं वीरू बाहर मर तो नहीं गया? शुभांशु घबराते हुए बोला। शिवराज ने एक गहरी सांस ली और बोला, नहीं, वो मरा नहीं होगा, बेहोश हुआ होगा, पर अभी ये जरूरी है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें, तभी हम उसकी मदद कर सकेंगे। शुभांशु बोला, लेकिन शिवराज भाई, वीरू ऊपर किसके पीछे भागा था? तुमने किसी को देखा था ऊपर? शिवराज बोला, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा था, पता नहीं वो किसके पीछे भागा। शुभांशु बोला, वो बोला था शिवराज भाई कि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है, क्योंकि जब हम तीनों टॉयलेट में थे तब वीरू का कैमरा और मोबाइल जलते चूल्हे में किसने डाला? शिवराज भाई, मुझे लगता है कि सच में यहाँ हमारे अलावा कोई और है जो हमारे साथ खेल रहा है। बस तभी उस हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। शिवराज और शुभांशु उसी दरवाजे के पास खड़े थे। वो दस्तक सुनकर वो दोनों एकदम से डर गए। उस दस्तक के साथ दरवाजे के बाहर से कोई दबी हुई आवाज में शिवराज और शुभांशु का नाम पुकार रहा था। वो आवाज सुनकर शिवराज और शुभांशु बुरी तरह से डर गए। शुभांशु बोला, बाहर कहीं वीरू तो नहीं? फिर वो दोनों दरवाजे के पास गए और उसमें कान लगाकर बाहर से आती वो आवाज को सुनने लगे। बाहर से कोई सच में शिवराज और शुभांशु का नाम पुकार रहा था। शुभांशु बोला, वीरू, क्या ये तू है? तब बाहर से आवाज आई, शुभांशु दरवाजा खोल, शिवराज दरवाजा खोल। शुभांशु बाहर उससे बोला, भाई ये दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से नहीं। बाहर से वीरू बोला, नहीं, ये बाहर से बंद नहीं है, अंदर से है, खोलो उसे। शिवराज ने शुभांशु के कंधे पर हाथ रखा और उससे धीमे से बोला, शुभांशु, ये वीरू नहीं हो सकता, इसकी आवाज को क्या हुआ? और वीरू कभी हमारा नाम नहीं लेता, वो नाम के बाद भाई जरूर लगाता है, ये वीरू नहीं है। शुभांशु डरता हुआ हैरानी से बोला, तो अब क्या करें? शिवराज बोला, एक काम करो, दरवाजे को अंदर से बंद कर दो, उस छोटे दरवाजे को भी। ये दरवाजे जाम हो चुके हैं और बाहर खड़ा जो भी है उसे ये लग रहा है कि हमने दरवाजों को अंदर से बंद किया है। दरवाजों को बंद कर देते हैं, शायद हम सेफ रहें। शुभांशु बोला, सेफ रहें मतलब हमें किससे खतरा है? शिवराज थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पता नहीं, पर यहाँ आने से पहले कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि इस गांव को खाली कराने के पीछे किसी आत्मा का हाथ था। शुभांशु डरते हुए बोला, तो तूने पहले हमें क्यों नहीं बताया? हम यहाँ आते ही नहीं। एक तो टॉयलेट में वो आदमी न जाने कौन है, दूसरा वीरू बाहर मर गया है या बेहोश पड़ा है, पता नहीं, तीसरा ये बाहर से ही हू कर रहा है, ये कौन है? शिवराज बोला, यार मुझे भी नहीं मालूम, मुझे लगा ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, और वैसे भी ये बात मुझे परसों ही पता चली। यहाँ आने से पहले तुम लोग यहाँ आने के लिए एक्साइटेड थे और मैं तुम्हें भूत की बात बताकर यहाँ आने की ट्रिप कैंसिल करता तो तुम दोनों मुझे ही बेवकूफ समझते, इसलिए मैंने तुम दोनों से ये बात शेयर नहीं की। मुझे लगता है बाहर वही आत्मा है जिसके बारे में मैंने सुना था। तभी बाहर से दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और एक दबी हुई आवाज आई, अरे यार शिवराज भाई, शुभांशु भाई, दरवाजा खोल दो यार, ये मैं हूँ, वीरू। शिवराज और शुभांशु ने जैसे ही ये आवाज सुनी, दोनों ने हैरानी से एक दूजे का मुंह देखा। शुभांशु बोला, अरे ये तो वीरू ही है। शिवराज और शुभांशु दोनों दरवाजे के करीब गए और शुभांशु बोला, अगर तू वीरू है तो बता, पिछले हफ्ते जब हम तीनों शंभू भोजनालय में खाना खाने गए थे तब उसका बिल कितना हुआ था? शिवराज ने शुभांशु का मुंह घूरते हुए देखा, मानो जैसे कह रहा हो, अबे ये क्या पूछ रहा है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया तो शुभांशु शिवराज से धीमे से बोला, देखा, ये वीरू होता तो इसे जरूर मालूम होता कि कितना बिल था। तभी बाहर दरवाजे पर भड़ाक की आवाज हुई और जवाब आया,
1240 रुपए हुए थे। 3 गिलास लस्सी के पैसे वो जोड़ना भूल गया था। ये जवाब सुनकर दोनों ने फिर से एक दूजे का मुंह देखा और फिर सुभांशु ने झट से दरवाजे का कुंडा खोल दिया और बाहर खड़े वीरू को आवाज दी, वीरू तू बाहर से दरवाजे को जोर से धकेलना, ये दरवाजा जाम हो चुका है, हम अंदर से खींचेंगे, तू बाहर से धकेलना। इतना कहकर शिवराज और सुभांशु ने पूरी जान लगाकर उस दरवाजे को खींचना शुरू किया और थोड़ा ज्यादा दम लगाने पर वो दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। दरवाजे के खुलते ही शिवराज और शुभांशु कुछ दूर जाकर फर्श पर गिर पड़े और उन्होंने बाहर देखा और देखकर दंग रह गए। बाहर कोई नहीं था, सिवाय दोपहर की तेज धूप और जंगल के अलावा वहां कोई नहीं था। शुभांशु और शिवराज तुरंत खड़े हुए और दरवाजे की ओर भागे। दरवाजे से बाहर निकलकर उन दोनों ने वीरू को आवाज दी, मगर वीरू ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों डरे हुए और हैरान थे कि अभी कुछ देर पहले तक वीरू दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, फिर अब वो कहाँ चला गया। दोनों ने एक दूजे का मुंह देखा। दोनों के भाव एक जैसे थे, उनकी आंखों में खौफ था। शुभांशु बोला, शिवराज वीरू इस हवेली के पीछे गिरा था, चल। दोनों उस घर के पीछे गए जहां वीरू खिड़की से नीचे कूदा था। वहां जाकर उन दोनों ने देखा वीरू वहां भी नहीं था। शिवराज और शुभांशु अब और ज्यादा परेशान होने लगे। दोनों ने चीख चीख कर वीरू का नाम पुकारा, मगर कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शिवराज बोला, अब शायद वीरू होश में आकर कहीं चला गया होगा। शुभांशु बोला, क्या हमारे बिना चला गया? और अगर उसे कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया होगा तो? तभी शुभांशु के कंधे पर ऊपर से कुछ तरल पदार्थ गिरा। शुभांशु ने अपने कंधे पर देखा, उसका कंधा गीला हो रहा था। फिर शुभांशु और शिवराज ने ऊपर की तरफ देखा और जो देखा वो देखकर दोनों दंग रह गए। ऊपर दूसरी मंजिल की छत पर लोहे की एक ग्रिल बाहर को निकली हुई थी, जिसमें बिजली की पुरानी तारें भी जुड़ी हुई थी। उसी लोहे की ग्रिल में वीरू लटका हुआ था। उसके हाथ पैरों को बिजली की तारें लपेटकर कसकर बांधा हुआ था। वीरू उसी में लटका छटपटा रहा था और जो तरल पदार्थ शुभांशु के कंधे पर गिरा था वो वीरू की पैंट से निकल रहा था। ऊपर लटके हुए वीरू ने जब नीचे शुभांशु और शिवराज को खड़े देखा तो उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके होंठ चिपके हुए थे, वो मुंह नहीं खोल सका। इसलिए उसने नीचे खड़े उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऊपर से सुसु कर दिया और वीरू का ये आइडिया काम कर गया था। नीचे खड़े शिवराज और शुभांशु ने उसे देख लिया था। उसे देखकर दोनों भौचक्के थे कि आखिर उसे वहां ऊपर इस तरह किसने बांधा। वो दोनों अब समझ चुके थे कि वहां सच में कोई आत्मा है जो ये सब कर रही है। शुभांशु ने शिवराज से कहा, अब वीरू को वहां से कैसे उतारें? शिवराज बोला, हमें फिर से इस घर के अंदर जाना होगा, इसकी छत पर जाकर ही हम इसे नीचे उतार सकते हैं। शुभांशु घबराते हुए बोला, यार फिर से इस घर के अंदर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? शिवराज बोला, नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, हमें इस घर के अंदर जाना ही होगा। वापस उस घर के अंदर जाने में दोनों को डर तो लग रहा था, मगर अपने दोस्त वीरू को बचाना भी दोनों के लिए जरूरी था। इसलिए डरते डरते मन मारकर दोनों उस घर के अंदर घुस ही गए और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर घुसे वो दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। शुभांशु और शिवराज भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, जहां से एक और सीढ़ी ऊपर छत की तरफ जाती थी। छत पर पहुंचकर दोनों उस जगह में गए जहां वीरू बिजली की तारों से बंधा हुआ लटका हुआ था। जब उन्होंने वीरू को देखा तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वीरू की पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ था। उसके होंठ सिले हुए थे। शिवराज और शुभांशु ने बिना देर किए वीरू को बड़ी मुश्किल से बिजली की तारों से मुक्त किया। उसके बाद दोनों वीरू को संभालते हुए नीचे हॉल में ले आए। शिवराज ने अपने बैग में से एक छोटा चाकू निकाला और वीरू के होठों की सिलाई को काट दिया। होठों के टाके कटते ही वीरू ने एक गहरी सांस ली। उसके बाद शिवराज और शुभांशु जो जो उठा सकते थे वो जरूरी सामान उन्होंने उठा लिया और उस घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास आए, मगर वो दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो फिर से जाम हो चुका था। काफी देर तक शिवराज और शुभांशु वीरू को लेकर उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, मगर नाकाम होने के बाद तीनों थक हार कर वहीं हॉल की दीवार में पीठ टिकाकर बैठ गए। शुभांशु बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ है शिवराज। जब तुझे पता चल चुका था कि यहाँ पर आत्मा का वास है तो तू हमें यहाँ लेकर ही क्यों आया? शिवराज बोला, सॉरी भाई, मेरी गलती है, पर अभी ये जरूरी है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। वीरू की हालत भी ठीक नहीं है, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। वीरू की हालत सच में ठीक नहीं थी। वो सिर झुकाकर बैठा हुआ था, उसके मुंह से थूक की धार नीचे जमीन में टपक रही थी। जब शिवराज ने वीरू से कहा, वीरू तू ठीक है ना भाई? तो वीरू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह बैठा रहा।
सुभांशु वीरू के बगल में ही बैठा हुआ था। सुभांशु ने वीरू के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाया। कंधे पर हाथ लगते ही वीरू ने एक झटके से अपना सिर उठाया और सुभांशु को गुस्से से देखा। वीरू का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। चेहरे की नसें साफ साफ दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थी। उसके कटे फटे होठों से खून निकल रहा था। उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। उसकी ऐसी भयानक दशा देखकर शिवराज और सुभांशु उछलकर वीरू से दूर हो गए। वीरू भी एक झटके में खड़ा हुआ और खड़ा होते ही वो सामने की तरफ गिर गया। उसकी पीठ में एक बड़ा सा कुबड़ था। उसकी पीठ का कुबड़ बिल्कुल वैसा ही कुबड़ था जैसा कुबड़ उस बूढ़े आदमी की पीठ में था जो उस घर के टॉयलेट में मरा हुआ पड़ा था। वीरू अब वीरू नहीं था, बल्कि वो अब कुछ और ही बन चुका था। उसने फिर से खड़े होने की कोशिश की, मगर वो खड़ा नहीं हो सका। उसकी पीठ का कुबड़ बहुत भारी था, जिसका वजन वो संभाल नहीं पा रहा था। इसीलिए वो अपने 2 पैरों में नहीं खड़ा हो पा रहा था। तो फिर वो अपने चारों हाथ पैरों में खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। और अपने चारों हाथ पैरों में खड़ा होकर वो शिवराज और शुभांशु की तरफ देखकर जोर से दहाड़ा और चारों हाथ पैरों में दौड़ता हुआ वो उनकी तरफ आया। शिवराज और शुभांशु दोनों चीखते चिल्लाते वहां से भागे और सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ गए। वीरू, जो अब कुबड़ा हो चुका था, वो भी सीढ़ियों में बड़ी ही भयानक तरह से भागते हुए उन दोनों के पीछे गया। दोनों भागते हुए छत पर पहुंचे और उन्होंने अपने पीछे छत का दरवाजा बंद कर दिया। अब तक शाम का अंधेरा घिराया था। वीरू दरवाजे के पीछे से दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। शिवराज और शुभांशु का डर के मारे बुरा हाल होने लगा था। आसमान साफ था, चांद की रोशनी में अच्छा खासा नजर आ रहा था। उस दरवाजे को पीटते पीटते वीरू ने दरवाजा ही तोड़ दिया और चारों हाथ पैरों में दौड़ता हुआ शिवराज और शुभांशु की तरफ आया। शुभांशु भागते हुए शिवराज से बोला, शिवराज, बिजली की तारें। दोनों बिजली की तारों की तरफ दौड़े, जिसमें कुछ समय पहले वीरू बंधा हुआ था। वो तारें लोहे की ग्रिल से जुड़ी हुई थी और नीचे जमीन की तरफ लटक रही थी। शुभांशु तो कूदकर उन तारों में झूलता हुआ नीचे जमीन में जा पहुंचा। हाँ, मगर इस काम में उसकी हथेली बुरी तरह से छिल चुकी थी। मगर ऊपर छत में शिवराज बिजली की तारों की तरफ नहीं पहुंच पाया। शिवराज भागते हुए लड़खड़ा कर गिरा और वीरू, जो अब वीरू था भी नहीं, वो शिवराज पर बुरी तरह से झपटा। दोनों में काफी देर तक गुत्थम गुत्था होती रही। फिर शिवराज ने वीरू को अपने बाजुओं में दबोचा और पूरी जान लगाकर उसे सीढ़ियों से वापस नीचे फेंक दिया। कुबड़ा वीरू पलटियां खाता हुआ सीढ़ी से नीचे जा पहुंचा। शिवराज फिर से उठा। वीरू से लड़ते हुए उसे काफी चोटें भी आ गई थी। वो घायल हो चुका था। वो लड़खड़ाते हुए डगमगाते हुए बिजली की तारों की तरफ भागा। तब तक वीरू, जो अब खूंखार राक्षस हो चुका था, वो फिर से अपने चारों हाथ पैरों में किसी मकड़ी की तरह भागता हुआ शिवराज की तरफ आया। शिवराज ने बिजली की तारें पकड़ी और छत से नीचे छलांग लगा दी। इस कोशिश में शिवराज की हथेलियां भी छिल गई। उसके बाद दोनों वहां से भागते हुए अपनी कार के पास गए, मगर तब शिवराज को याद आया कि कार की चाबी तो अंदर ही रह गई है। इसलिए वो जंगल की तरफ भागे, क्योंकि जंगल में छुपकर भागना उनके लिए आसान था। अगर वो उस हवेली के सामने बंजर खेतों की तरफ या गांव की तरफ भागते तो शायद आसानी से उस शैतान की नजर में आ जाते। ऐसा उन दोनों को लग रहा था। उन्हें लगा कि उनका दोस्त अभी भी इंसान ही है और उससे छिपना आसान है। मगर वीरू अब इंसान नहीं था। उससे छिपकर भाग निकलना मुश्किल था। खैर, शिवराज और शुभांशु जंगल में घुस गए। वो दोनों पैदल ही जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे, मगर भागते भागते उन्हें कुछ सुनाई दिया। कोई चीज जंगल में पेड़ों के पीछे उनके साथ साथ भाग रही थी। शिवराज और शुभांशु को मालूम था कि वो वीरू ही है। वो दोनों भागते रहे। शुभांशु आगे आगे भाग रहा था और शिवराज पीछे पीछे, और उन्हीं के साथ वीरू भी कहीं किसी अंधेरे में पेड़ों के पीछे अपने चारों हाथ पैरों में भाग रहा था। भागते भागते शुभांशु किसी से टकराया और लड़खड़ाकर जमीन में गिर गया। शिवराज ने शुभांशु को संभाला और देखा उनके सामने एक ऋषि मुनि खड़ा था। उसे देखकर वो दोनों एकदम से चौंक पड़े, क्योंकि वो ऋषि मुनि कोई आम बाबाओं जैसा नहीं था, बल्कि जैसे रामायण महाभारत जैसे टीवी सीरीज में ऋषि मुनि होते थे, वो बिल्कुल वैसा ही था। उस ऋषि मुनि के हाथ में एक कमंडल था, गले में गेंदे के फूल का हार था। उसने गेरुए रंग का वस्त्र धारण किया था। उस ऋषि मुनि के सामने शिवराज और शुभांशु का डर थोड़ा कम हुआ। दोनों ने आसपास देखा। वीरू अब आसपास कहीं नहीं था। दोनों को डरा हुआ घबराया हुआ देखकर ऋषि मुनि ने दोनों से पूछा,
क्या हुआ? किससे भाग रहे हो? शिवराज बोला, महाराज, हमारे दोस्त को पता नहीं क्या हो गया, वो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। ऋषि मुनि बोला, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वो ऋषि मुनि वहां से जंगल के भीतर घुस गया। शुभांशु और शिवराज भी उसके पीछे पीछे चल दिए। दोनों बीच बीच में अपने इर्द गिर्द भी देखते रहे कि कहीं से उन पर हमला ना हो जाए। कुछ दूर जंगल के भीतर घुसने के बाद शिवराज और शुभांशु ने देखा कि उनके सामने एक झोपड़ा था। वो ऋषि मुनि उस झोपड़े के अंदर घुस गया। झोपड़े के बाहर एक लालटेन जल रहा था। शिवराज और शुभांशु ने आसपास देखा। उस झोपड़े के आसपास ढेर सारे गेंदे के फूल खिले हुए थे, लगभग उस झोपड़े के चारों तरफ। तभी उस झोपड़े के अंदर से आवाज आई, आओ अंदर आ जाओ। शिवराज और शुभांशु उस झोपड़े के अंदर घुसे। उस झोपड़े के अंदर एक लालटेन जल रही थी और वो ऋषि मुनि एक खटिया में बैठा हुआ था और उसने सामने बिछी हुई दरी की तरफ इशारा करते हुए शिवराज और शुभांशु से कहा, आओ बैठो और बताओ क्या हुआ है। शिवराज और शुभांशु ने सारी कहानी उस ऋषि मुनि को बताई। फिर ऋषि मुनि ने पूछा, और उस कुबड़े आदमी का क्या हुआ? वो अभी है कहाँ? शिवराज ने बताया कि उसकी लाश उस घर के टॉयलेट में पड़ी हुई है। ये बात सुनकर वो ऋषि मुनि रुआसा सा हो गया। उसकी आंखें गीली हो गई। शिवराज और शुभांशु एक दूजे का मुंह देखने लगे। तब वो ऋषि मुनि बोला, मेरा छोटा भाई था वो। आज से 50 साल पहले हम भी उसी गांव में रहते थे। जब मैं 21 का था और वो 18 का, तब हमने वो गांव छोड़ने का फैसला किया, मगर ना जाने कैसे काकुड़ा उससे चिपक गया और मेरा भाई कभी उस गांव से दूर नहीं जा सका। पिछले 50 सालों से वो इसी गांव में रहता था और मैं भी। शिवराज ने पूछा, महाराज ये काकुड़ा क्या है? वो ऋषि मुनि बोला, आज से 65-70 साल पहले ये गांव बहुत ही खुशहाल था। तब इसका नाम था काकड़ा घाट। आसपास के गांव वालों को पता चला कि यह गांव भूतिया है, तो उन्होंने इसे काकुड़ा नाम दिया। असल में वो एक स्त्री थी। एक दिन न जाने कहां से उस गांव में एक कुबड़ी औरत आई। बूढ़ी थी बहुत, कम से कम उम्र उसकी 70-80 के बीच थी। सबने उसे आदर सम्मान दिया, खाने को रोटी भी दी, रहने के लिए आंगन भी दे दिया, मगर कभी कोई उसे अपने घर के अंदर नहीं ले गया, क्योंकि न जाने किस जात की थी वो बुढ़िया। फिर ऊपर से उसकी पीठ में एक बड़ा सा कुबड़ था, जिसे वो हमेशा अपनी धोती के पल्लू से छुपा कर रखती थी। शुरू में सबने उसे रोटी दी और रहने के लिए घर के बाहर आंगन में जगह दे दी। वो कभी किसी के घर के बाहर जाकर सोती थी, कभी किसी के। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उस बुढ़िया में से सड़ने की बास आने लगी थी। जिस कुबड़ को वो हमेशा धोती से छुपा कर रखती थी, वो कुबड़ सड़ने लगा था। उसके बाद वो जिस घर के आंगन में जाकर रोटी मांगती, उसी घर से उसे गालियां देकर दुत्कार कर भगाया जाता था। कभी किसी के आंगन में अगर वो सो जाती थी, तो घर के लोग उस पर बाल्टी भरकर पानी डाल देते थे या फिर पत्थर मारते थे। यहाँ तक कि लोगों ने तो अपने घरों के अंदर पत्थर तक जमा करके रखे थे, उस बुढ़िया को मारकर भगाने के लिए, मानो जैसे वो कोई जानवर हो। ऐसे ही एक बार सर्दियों की रात थी। उस साल कड़कती सर्दी पड़ी थी। लोग अपने घरों में आग जलाकर बैठे हुए थे, खुद को गर्म रखने के लिए। उस कुबड़ी बुढ़िया को भी ठंड लगी, तो वो हर घर के दरवाजे पर गई और उनसे बस जलावन के लिए कुछ जलते अंगार मांगे, ताकि बाहर कहीं पर आग जलाकर वो उसी के सहारे रात काट सके। मगर जब वो लोगों के घरों के करीब जाती, तो उन्हें बहुत तेज बदबू आती थी। इसी वजह से सब उसे पत्थर मारकर भगा देते थे। किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। और फिर जब वो हमारे घर के दरवाजे पर आई, तब मेरी माँ ने उसके ऊपर एक डेग भर के ठंडा पानी डाल दिया और मेरे छोटे भाई ने उसे फेंक कर एक पत्थर दे मारा। वो नुकीला पत्थर था। वो पत्थर ठीक उसके कुबड़ के एक नाजुक घाव के ऊपर जा लगा, जिससे उस बुढ़िया को बहुत तेज दर्द हुआ और उसने हमारे आंगन में ही गिरकर दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद भी लोगों को अपने घरों के बाहर उसकी आहट सुनाई देती थी। वो लोगों के घरों के दरवाजों को आधी रात में खटखटाने लगी, और जो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता, उस घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की पीठ पर कुबड़ आ जाता और फिर 13 दिनों तक वो व्यक्ति उस कुबड़ के भार की वजह से झुककर रेंग कर चलता। 13 दिनों तक उसे बहुत तेज दर्द होता और ठंड लगती। फिर 13वें ही दिन वो मर जाता था। उस बुढ़िया की आत्मा कभी भी किसी के भी दरवाजे पर जाकर दस्तक दे देती थी।
इसीलिए लोगों ने उसके लिए अपने घरों के मुख्य दरवाजे के बगल में एक छोटा सा दरवाजा और बना लिया, ताकि रोज रोज दरवाजा खोलने बंद करने का झंझट ही ना रहे। वो छोटा दरवाजा सिर्फ उस बुढ़िया के लिए था, जो पीठ में कुबड़ के भार की वजह से हमेशा झुककर चलती थी। उस बुढ़िया की आत्मा सबको तंग करने लगी। उसने कईयों के छोटे बच्चों को घरों की छत से नीचे जमीन में फेंक कर भी मार डाला। कभी किसी के ऊपर जलते कोयले डाल देती, कभी ठंडा पानी। धीरे धीरे लोग उससे परेशान होने लगे और एक एक करके सबने वो गांव ही छोड़ दिया। आखिर में उस बुढ़िया ने मेरे भाई को अपना शिकार बनाया। वो मेरे भाई के शरीर के अंदर घुस गई और मेरे भाई की हालत बिल्कुल उसके जैसी हो गई। उसकी पीठ में कुबड़ आ गया और वो भी झुककर चलने लगा। उसे बहुत तेज दर्द होता था और ठंड लगती थी। तब मैंने उसके लिए हवन रखा और 13 दिनों तक मैं हवन करता रहा। 13वें दिन मेरा भाई स्वस्थ तो हो गया, मगर उसके श्राप से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया। शिवराज ने पूछा, तो महाराज हमारे दोस्त को ये सब क्यों हो रहा है? वो ऋषि मुनि बोला, वो अब तुम्हारे दोस्त के अंदर घुस गई है। मेरा भाई बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, इसलिए उसने उसके शरीर को छोड़ दिया और तुम्हारे दोस्त के शरीर के अंदर घुस गई। शिवराज बोला, तो क्या वो अब कभी ठीक नहीं होगा महाराज? ऋषि मुनि बोला, नहीं, कभी नहीं। हाँ, मगर वो खुद के दिमाग में मचने वाली उथल पुथल को अगर नियंत्रित कर सके तो वो एक सामान्य जिंदगी जी सकता है। पर इसके लिए उसे साधना करनी होगी। उसे अपनी भावनाओं पर काबू करना होगा, तभी वो इस बुढ़िया की आत्मा को शांत रख सकता है। मगर वो बुढ़िया उसके शरीर से कभी नहीं निकलेगी जब तक उसे एक नया शरीर नहीं मिल जाता। बस वो शांत रहेगी, चुप रहेगी और सोई रहेगी तुम्हारे दोस्त के शरीर के अंदर। पर उसके पीठ का कुबड़ कभी ठीक नहीं होगा। उसे अब पूरी जिंदगी उस कुबड़ के साथ बितानी होगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हारे दोस्त को मैं संभाल लूंगा। हाँ, मगर तुम हर महीने आकर उससे मिलते रहना, इससे उसका दिमाग शांत रहेगा। महाराज आप यहाँ क्यों रहते हैं? आप शहर क्यों नहीं चले गए? मेरे भाई को मैं यहाँ अकेला छोड़कर कैसे चला जाता? मैंने उसकी मनोस्थिति पर चिंतन किया, तब जाके मुझे समझ आया कि योग साधना के सहारे वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। और देखो, आज 50 साल बाद उसने अपने प्राण त्यागे हैं, वो भी शायद अपनी गलती की वजह से। शिवराज बोला, पर ऐसी जिंदगी से अच्छा आप उन्हें मरने देते। वो ऋषि मुनि शिवराज की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या तुम अपने दोस्त को यहाँ मरने के लिए छोड़ सकते हो? क्या तुम नहीं चाहोगे कि वो जीवित रहे? शुभांशु बोला, नहीं बाबा जी, वो हमारे छोटे भाई जैसा है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे उसे ठीक करने के लिए। ऋषि मुनि बोला, उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। जरूरी ये है कि वो उस कुबड़ के साथ, उस श्राप के साथ कैसे रह पाता है। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं उसके लिए 13 दिनों तक हवन करूंगा। उससे उसकी याददाश्त वापस आएगी, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी। उसी के बाद मैं उसे सब समझा दूंगा। अगर उसके सोचने समझने की शक्ति वापस आ गई तो फिर जब तक वो जीवित रहेगा इस हवेली से कभी दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस जंगल में गेंदे के फूलों का बड़ा बगीचा है। उस कुबड़ी बुढ़िया को गेंदे के फूलों से नफरत थी। वो कभी इस जंगल को पार नहीं कर सकेगी, और ना ही तुम्हारा दोस्त। अब तुम लोग जाओ यहाँ से और ठीक 1 महीने बाद वापस आना। शिवराज बोला, कैसे जाए महाराज? हमारी कार हवेली के पास खड़ी है। ऋषि मुनि बोला, उस कार को अगले महीने आकर ले जाना, तब तक तुम्हारा दोस्त तुम्हें पहचानने लगेगा। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें रतौड़ी तक अपनी बैलगाड़ी में छोड़ दूंगा। उस दिन शिवराज और शुभांशु अपने प्यारे दोस्त वीरू को छोड़कर वहां से चले गए और फिर 1 महीने बाद वो लौटे। तब ऋषि मुनि उन दोनों को उस हवेली के पास लेकर गया जहां उनकी कार भी खड़ी थी। तब दोनों ने वीरू का नाम पुकारा और फिर उस हवेली का दरवाजा खुला और उन्होंने देखा उस दरवाजे से बाहर झुककर चलता हुआ वीरू आ रहा था। उसकी पीठ पर बड़ा सा कुबड़ था। उसी के भार की वजह से वीरू झुककर चल रहा था। उसे उस हाल में देखकर शिवराज और शुभांशु की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वीरू उनके नजदीक आया और मुस्कुराते हुए बोला, शिवराज भाई, शुभांशु भाई, कैसे हो आप दोनों? उसके बाद वो तीनों कसकर गले मिले। फिर पास ही एक पेड़ के चबूतरे के नीचे बैठकर वीरू ने उनसे पूछा, शिवराज भाई, शुभांशु भाई, मेरे घर वालों को आपने क्या बताया? शिवराज बोला, तेरे घर वालों ने पुलिस में तेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। तब पुलिस ने एक लावारिस जली हुई लाश को तेरी लाश बताकर उन्हें सौंप दिया। कार एक्सीडेंट में तेरी मौत की बात को सच मानकर उन्होंने तेरा अंतिम संस्कार कर दिया। ये बात सुनकर वीरू उदास हो उठा। फिर बोला, चलो ये भी ठीक है भाई, कम से कम मुझे इस हाल में देखकर उन्हें जो दुख होता वो दुख वो सह नहीं पाते।
अच्छा है कि उन्होंने मुझे मरा हुआ मान लिया है। फिर वीरू माहौल को खुशनुमा बनाते हुए बोला, अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ शिवराज भाई कि मेरे व्लॉग चैनल में कितने सब्सक्राइबर हो गए? सुभांशु बोला, अबे जितने थे उतने ही हैं, ऐसे टट्टी व्लॉग्स कौन देखेगा? तीनों हंसने लगे। तब शिवराज ने वीरू से पूछा, अच्छा वीरू ये बता, उस दिन जब हम इस घर के अंदर थे तब तू सीढ़ियों से ऊपर किसके पीछे भागा था? वीरू बोला, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था। जब मैं उसके पीछे पीछे ऊपर कमरे में पहुंचा तब उसने मुझे खिड़की से नीचे फेंक दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं शिवराज भाई। कुछ देर बातें करने के बाद वीरू ने दोनों से कहा, शिवराज भाई, सुभांशु भाई, अब आप दोनों यहाँ से जाओ, शाम होने से पहले निकल जाओ इस जंगल से। सुभांशु बोला, क्यों, तू नहीं चलेगा हमारे साथ? वीरू बोला, नहीं भाई, मैं उस सरहद से बाहर नहीं जा सकता। अगर चला गया तो 13 दिनों के अंदर ही मर जाऊंगा, वो भी तड़प तड़प कर। मरने से डर नहीं लगता सुभांशु भाई, पर तड़प तड़प कर मरने से लगता है। तुम्हें याद है वो कुबड़ा जो टॉयलेट में मरा हुआ पड़ा था? वो उस सरहद से बाहर चला गया था और 13वें दिन वो उस टॉयलेट में आकर मर गया, और उसी दिन बदकिस्मती से हम यहाँ मौजूद थे। अब आप दोनों जाओ यहाँ से, और सुनो, वीकेंड्स में आते रहना। उसके बाद शिवराज और सुभांशु ने अपनी कार स्टार्ट की, जो पिछले 1 महीने से वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने वीरू से विदा ली और हर वीकेंड वहां आकर पार्टी करने का वादा किया और वहां से चले गए। जंगल में वो उस ऋषि मुनि के झोपड़े के पास भी गए और ऋषि मुनि से मिले। उन्होंने उस ऋषि का धन्यवाद किया और उन्हें कुछ पैसे देने चाहे, मगर ऋषि ने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर शिवराज और सुभांशु अपनी कार में बैठे और उस कच्चे मार्ग से होते हुए रतौड़ी गांव की तरफ बढ़ चले, और ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये 3 दोस्तों की कहानी अच्छी लगी तो आपको मत्याण भी जरूर अच्छी लगेगी। उस कहानी को भी जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।